और क्वेरी है जी किसी का? चलो जी, तो बाकी लोग यू कैन लीव है ना, अभी नेट की क्लासेस होंगी तो। तो कहाँ थे जी हम लोग लास्ट टाइम? जो हम लोग आई थिंक अभी तक जो क्लास हुई है, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? अभी हमने है ना जून 2015 के पीवाईक्यू से स्टार्ट किया था। और अभी आई थिंक लास्ट क्लास जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्या दिसंबर या जून का डिस्कस किया था जी? किसी को आइडिया है क्या डिस्कस हुआ था पेपर? जून या दिसंबर? हम्म। आई थिंक जून का डिस्कस किया था ना, देख लेता हूँ, रुको ग्रुप में ही होगा। सो 15 लेक्चर जो लास्ट हुआ था उसमें जून 2019 का डिस्कस हुआ था ना। तो लास्ट क्लास में जून 2019, तभी देख लो दिसंबर 2019 का पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2019 CSIR नेट PYQ, ठीक है। इसमें भी अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पार्ट बी, ठीक है। और उसमें भी यूनिट 4 का सिलेबस। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 से क्वेश्चन नंबर 60 होगा, ये देखते हैं जी, ठीक है। तो इसी में डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ जो होगा, ठीक है। सो ये दिसंबर 2019 का, आई थिंक इसके बाद उन्होंने यूनिट लिखना बंद कर दिया था क्या, या उनका वेबसाइट से डाउनलोड कर ले? तो वेबसाइट का देखते हैं। तो वही है। अच्छा, ये तो वहाँ पे आ गए हम ना सिलेबस पे। तो प्रीवियस ईयर पेपर इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे है ना दिसंबर जून 2019 का आ गया। तो हमें चाहिए था, क्या जून लिखा था दिसंबर लिखा था? तो दिसंबर लिखा है ना, तो ये जून का क्यों आ रहा है? आई थिंक यही लग रहा है अवेलेबल है ना, ये तो जून का ही दे रहा है। तो जून का ही है, तो हम जून तो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। चलो इनका ही देख लेते हैं, जो ओपन हुआ वही देख लेते हैं, चलो। तो इसमें देखते हैं कहाँ पे क्या है। तो हम मेनली पार्ट बी वाले क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो ये तो यहाँ से स्टार्ट है आई थिंक, है ना, ये तो एप्टीट्यूड था। और उसके बाद
आई थिंक है ना, इसमें हटा रखा यूनिट 1 2 3 4 ना, इसमें नहीं लिखा था। तो पहले लिखे होते थे ना, इस बार से चेंज कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि जैसे इसमें लिखा नहीं है यूनिट 1 2 3 4। कोई नहीं, देखते हैं जहाँ मिलेगा वही करेंगे। जैसे यहाँ ना स्टैट से क्वेश्चन यहाँ भी दिख रहा है ना, ये जैसे 32 है, तो ये मिक्स्ड है, आई थिंक हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये भी है बर्नौली है ना, हाँ, तो यहाँ पे मिक्स्ड है। ठीक है, इधर देखते हैं, ये फैक्टोरियल डिज़ाइन का क्वेश्चन है ये। तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन इसका हमने किया था, कंपाउंडेड वाला का। चलो अभी देख सकते हैं इसको, इस पे आओ पहले, तो यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं क्या आएगा। सर वो लास्ट पेपर बता दिया था, इस कौन पेपर का सा? नहीं किया था। हम्म, ये सब स्टैटिस्टिक्स ही क्वेश्चन है ना। तो ये क्योंकि यूनिट 1 2 3 4 लिख के नहीं आ रहा, ये सब साथ ही है, स्टैट्स के तो एक साथ ही है सब, तो इसको एक साथ लिखते, ठीक है। इनको देखते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको मैं यहाँ इंपोर्ट करता हूँ, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो, सो चलो ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 मैं इंपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो है एक साथ ही है क्वेश्चन ये सब। फिर ये तो ऑप्टिमाइजेशन का आ गया। ये भी हमारा क्वेश्चन उसका है, मार्को चेन, है ना, तो ये है ना दूसरा आ गया। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यही सब है, यहाँ से आई थिंक थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गया क्या, 1 से स्टार्ट कर दिया ना, पार्ट सी है ना, तो यहाँ से पार्ट सी स्टार्ट कर दिया। ओके ओके, तो इनका है ना थोड़ा इनका चेंज हो गया है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि पहले क्या होता था ना, 1 से लेके 60 तक होते थे क्वेश्चन नंबर, 1 से मतलब 120 तक। अब इन्होंने इसमें चेंज किया पैटर्न, इसमें जो पेपर, क्योंकि ओरिजिनल पेपर है ना, तो इसमें 1 से 10 वो था, आई थिंक 1 से कितना 15 था, 15 या 20, तो 1 से 20 जो है। ओके, इसमें समझ आया, कुछ ऐसा है इन्होंने। पहले नंबरिंग जो अब तक हम करते थे ना, उसमें क्या होता था, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 होता था, फिर ये पार्ट ए होता था, ठीक है, 21 से 60 तक पार्ट बी होता था, फिर क्वेश्चन 61 से क्वेश्चन 120 तक पार्ट सी होता था। ये अभी तक जो डिस्कस किया उसमें, ये जो पेपर है इसमें क्या है, ये जो अभी हमने डाउनलोड किया, इसमें एक्चुअली क्या किया है इन्होंने, कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 पार्ट ए तो ठीक है, अब अगला उन्होंने 21 के बजाय 1 से ही स्टार्ट किया है, ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसा कर दिया, ये पार्ट ए पार्ट बी, और यहाँ फिर क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 60 पार्ट सी, तो ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे है ना, चलो, तो यहीं से देखते हैं। चलो, ये 40 नंबर क्वेश्चन है, तो 1 से 40 पार्ट बी में है ना, तो हमारा लास्ट के जो है ना, जो क्वेश्चन होंगे 11 12 क्वेश्चन होंगे, वो स्टैट्स और ओआर के होंगे। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, देखो, तो ये लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट, ये 40 नंबर है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा प्रिंट इसका ठीक नहीं लग रहा है ना, देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एक्सन है ना बी द टू स्टेट मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस, यहाँ जो स्टेट स्पेस है वो 0 1 है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स ये है, अज्यूमिंग दैट इनिशियली जो सिस्टम इज इन स्टेट 0, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू 0 क्या होगा, ये बताइए। तो ट्राई करके थोड़ा ट्राई कीजिए, क्योंकि ना 40 से स्टार्ट किया, लास्ट से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, इसके बाद वो पार्ट सी स्टार्ट हो जाता है 1 से, तो हमने 40 से फिर वापस से ना जाएंगे। इसको ट्राई करके आंसर बताओ जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू स्टेट 0 क्या होगा। बाकी ग्रुप में तो एक क्वेश्चन है ना, देख लेंगे बच्चे। सो
कुछ समझ आ रहा है जी? तो देखो, अच्छा इसमें अलग अलग आंसर आ रहा है आप लोग का, एक का ए आ रहा है, एक का टू आ रहा है, ऐसे कैसे? एक का ए एक का बी ऐसे कह रहे हैं ना? तो एक का पहला एक का दूसरा अलग अलग क्यों आ रहा है जी? आंसर तो एक ही होना चाहिए। हाँ सर 5/2 आ रहे हैं। कितना आ रहा है? 5/2 पहला वाला ही? अच्छा, जी। तो कैसे निकाला आपने? अगर इसका हम मान लो ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाए, सर ट्रांजिशन मैट्रिक्स डायग्राम बनाए, तो 0 1 है ना? तो 0 से 0 होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, 0 से 1 जाने की हाफ है, फिर 1 से 0 आने की 1/3 है, और 1 से 1 होने की 2/3 है। यही है। तो कह रहा है अज्यूमिंग दैट इनिशियली स्टेट 0 में है, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू 0? कैसे किया आपने बताइए, जिन लोगों ने सॉल्व किया है क्या अप्रोच है आप लोगों का? सर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/5 अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/this। अच्छा ठीक है, तो ये है ना अपीरियोडिक है और इरिड्यूसिबल है। तो क्या आएगा स्टेशनरी? कई सारे अप्रोच है ना, 2 3 अप्रोच है, चलो एक एक तरीके देखते हैं कोई, क्योंकि इसको कई तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? अगर पाई पी इज इक्वल टू पाई करेंगे तो क्या मिलता है आपको? सॉल्व करके बताइए क्या आता है। क्या आएगा? 2/5 3/5 ऐसा? सॉल्व कर देखो जी। ठीक है ना? ये वेरीफाई कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जो पाई नॉट है ना,
ये पाई नॉट और पाई वन है, तो ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू 0, तो ये आ जाएगा 1/पाई नॉट, तो ये भी कर सकते हैं। सो 1/2/5, तो 5/2, ये भी एक अप्रोच है। बाकी दूसरा अप्रोच है कि आप है ना, ये देखो कितना आएगा, जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम, कुछ इस तरह डेफिनेशन इसका क्या होता है अगर इसको डिफाइन करें। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच है ना, कई सारे तरीके हैं। एक तो ये आई थिंक आसान अप्रोच है, बाकी अप्रोच मुश्किल होगा, है ना। अगर आप कोई दूसरा अप्रोच लगाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो ये आसान है यहाँ पे। ये वेरीफाई कर लेना जी, ये सही आएगा ना। तो बस ये मल्टीप्लाई करो, पाई पी आपको दे ही रखा है, पाई पी इज दिस, कन्विंस है सब लोग। या दूसरे अप्रोच से भी करोगे बट वो लेंदी होगा, इससे तो डिफिकल्टी होगा। चलो 39 पे आते हैं। 39 जो कह रहा है कि देखिए x1 y1 x2 y2 and so on xn yn be a random sample from a bivariate normal distribution mu1 mu2 sigma 1 sigma 2 row distribution with all parameters unknown. For testing h naught, rho is 0 against rho is non-zero. If you use the usual t-test and your observed sample correlation coefficient is 0, then the p-value, what is the p-value? So p-value क्या आएगी? तो पी वैल्यू का डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जैसे पी वैल्यू ऐसे तो है ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अगर है ना राइट टेल्ड है तो व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, अगर राइट टेल्ड क्रिटिकल रीजन है उसके अकॉर्डिंग, टू साइडेड है तो मॉड लगा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, मतलब राइट साइडेड क्रिटिकल रीजन है तो ट्राई करके बताइए, तो ट्राई करके देखिए क्या आना चाहिए, क्योंकि यही सब एग्जाम में भी मिलना है। ठीक है ना, ये सब जो यहाँ मिल रहा है क्लास में देख रहे हैं, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलने हैं। तो अभी आप ट्राई करोगे तो एग्जाम में ट्राई करने का हिम्मत होगा, नहीं करोगे तो एग्जाम में भी ट्राई नहीं होगा। तो ट्राई करो और सीखो, है ना। जो लोग अक्सर घर पे सॉल्यूशन देख दे करते हैं, अगर नहीं सीखे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो पर्पस है सीखना, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है ट्राई करना। क्योंकि सॉल्यूशन रटने से थोड़ी होगा, किसी ने करा दिया आपने रट लिया तो उससे थोड़ी आएगा। मेन तो पता हो कि हाँ हूँ। यहाँ तो है ना रो, हालांकि रेंज तो रो का होता है -1 to 1, है ना, ये रेंज है। और यहाँ है रो इज नॉन जीरो, तो इसका मतलब यहाँ टू साइडेड क्रिटिकल रीजन आएगा, है ना। तो इसका क्रिटिकल रीजन कुछ अगर मॉड है टू साइडेड है तो यहाँ मॉड लग जाएगा और कुछ डिफरेंस नहीं आएगा।
जैसे अगर 2 साइडेड क्रिटिकल रीजन है तो यहाँ बस मॉड लग जाना है, कि जैसे मान लो 1 साइडेड है ना, राइट टिल्ट के लिए वो था, अगर 2 साइडेड है तो बस आप मॉड लगा दो। मान लो इस टाइप के दोनों साइड अगर क्रिटिकल रीजन है, सो चूँकि सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, यहाँ नॉट इक्वल टू का केस है, तो यहाँ 2 साइडेड क्रिटिकल रीजन आएगा। अब ये टी क्या है, क्वेश्चन है अगर टी का डिस्ट्रीब्यूशन आप बता दोगे तो काम हो जाएगा। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी, टी मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ना, टी में टेस्ट स्मॉल टी ऑब्जर्व वैल्यू है, तो हमारे क्वेश्चन में तो दे रखा है कि ये 0 है ना, व्हेन दिस इज 0, है ना, तो यही निकालना है हमें एक्चुअली। स्मॉल टी क्वेश्चन में ही 0 दे रखा है, स्मॉल टी की वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू 0 है। अब ये टी क्या होगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये देखना है आपको, कि व्हाट इज टी एंड व्हाट इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। निकाल पाएंगे आप लोग, याद है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? और यहाँ क्या बात कर रहा है, सिंपल सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बेस टर्म्स में, है ना। इफ यू यूज द यूजुअल टी टेस्ट एंड ऑब्जर्व्ड सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0, देन पी वैल्यू क्या होगी? आंसर की अपना चेक कर लेना, पिछले वाले का भी सही था ना, ऑफिशियल आंसर की से कोई बता पाएंगे? इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, मतलब थ्योरम है, अगर आप इसको थ्योरम यूज करोगे तो ये कैपिटल टी का एक्सप्रेशन क्या आता है? देखो थ्योरम चेक करो बुक में क्या है थ्योरम। तो ये जो हम लोग चेक कर रहे हैं सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, कुछ इस तरह से होगा, रूट अंडर n माइनस टू आर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस आर स्क्वायर, जहाँ आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ टी एन माइनस टू होगा, चेक करो। सही एक्सप्रेशन ही, एक्सप्रेशन चेक करो। अगर ये मेनली ये थ्योरम है तो आपको थ्योरम देखना है कि रो इज 0 अगेंस्ट रो इज नॉन जीरो, इसका क्रिटिकल रीजन क्या आता है बाईवेरिएट नॉर्मल वाले है ना टॉपिक में। तो इससे आई थिंक ऐसा कुछ आएगा, और टी का ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये प्रोबेबिलिटी तो 1 आ जाएगी पूरी। सो रो 0 है मतलब इंडिपेंडेंट है, एंड ऐसे तो कोई रो x1 x2 इंडिपेंडेंट है, मतलब xi yi इंडिपेंडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग तो 1 आ जाएगी जी, क्योंकि मोर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? ऑब्वियसली मोर देन 0 ही पूरा t बिलोंग्स टू है ना, पूरा t बिलोंग्स टू r आ जाएगा, और रो इज 0 तो ये तो पूरा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी इसको, क्योंकि सपोर्ट इसका रियल नंबर है ना। तो सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, चेक करो। ऐसा कुछ है आंसर की में देख लेना क्या है। है ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही बता रखा है, तो टी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ से, तो टी ऐसे ही बता रखा है, ऑब्जर्व वैल्यू 0 दे रखा है, तो मॉड टी मोर देन इक्वल 0 मतलब टी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, देख लो। 38 क्या कह रहा है, ये 38 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 38 क्वेश्चन है, देखिए कि देयर आर 3 अर्न्स u1 u2 u3 ईच विथ बॉल्स ऑफ 2 कलर, u1 कंटेन ना, यहाँ u1 है, सो u1 कंटेन
2 white ball 3 black ball, ऐसा है ना, ऐसा है. So U1 3 white 2 white 3 black. U2 में आपके पास 3 white 2 black एंड U3 जो है 5 white 5 black. ठीक है. So an urn is chosen at random and ball is drawn from that at random. What is the probability that U2 was chosen given that ball black ball was picked? ये तो आसान है ना, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है क्लास 12th लेवल का. ट्राई करके बताइए आंसर. ये क्लास 12th में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. एनसीईआरटी भी आप देख लेंगे तब भी बेस थ्योरम लगाना है आपको. अप्लाई करके बताइए, है ना. सो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 गिवन ब्लैक बॉल इज ड्रॉन. ठीक है. सो अप्लाई करो, बेस थ्योरम अप्लाई करो. क्या होगा? Probability of U2 into this upon summation UI black from UI I from 1 to 3. Can you tell the answer? ये बेसिक बहुत आसान क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का है. तो आप लोग आंसर निकाल के बताइए क्विकली. सॉल्व करके, है ना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन भी वहां आएगा, तो इस तरह क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे. आ जाएगा जी. कितना आया? बी आ गया आपका. ठीक है, देखिए जी. तो कुछ खास तो है नहीं ना. पहले तो एक अर्न चूज करना है. तो 1/3 और U2 में ब्लैक कितने हैं? 2 है. कितने में से? 5 में से. यही चीज़ यहाँ रिपीट होंगी. 1/3 इसमें ब्लैक कितने हैं? 3 5 में से. 1/3 कितने ब्लैक है? 2 5 में से. 1/3 कितने ब्लैक है? 5 5 में से. 5 10 में से, है ना. तो 1/3 वाला तो ऐसे ही आउट हो गया. तो बचा 2/5, है ना. तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में है 2/5 एंड डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो 3/5 2/5 5/5 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा. सो 1 + 1/2 आ गया. तो यहाँ से 2/5 इंटू 2/3 ऐसा कुछ 4/15. चेक कर लो जी. बी. ठीक है ना. तो ये सब आसान क्वेश्चन है जो कि आप स्कूल लेवल पे भी पढ़े होंगे और ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे. 11 12 में भी था, ग्रेजुएशन में भी था, मास्टर्स में भी था. 37 देखिए. ये ट्राई तो आसान है. तो इस तरह क्वेश्चन भी, हालांकि है ना, आपने कैलकुलस जब अगर पढ़ते हो आप, रियल एनालिसिस उसमें भी नहीं आता. तो निकालिए. ये भी आसान क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि तो आपको पता है ना, उसका ग्राफ बना लीजिए कि अगर कोई बाउंडेड सॉल्यूशन रीजन है तो कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम आपको मिलेगा. ठीक है. सो यू ड्रॉ दैट. सो ये कह रहा है कि x 0 से 10 है एंड y 0 से 5 है. तो ये मान लो रीजन है. तो पूछ रहा है कि बताओ इस रीजन में मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसमें अगर सॉल्यूशन रीजन बाउंडेड है तो सॉल्यूशन विल बी फाउंड एट द कॉर्नर पॉइंट्स. कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? 10 0, तो ये 10 0 है, ये 10 5 है, ये आपका 0,5 है, ये 0 0 है. कैन यू फाइंड दिस? बताइए इन चारों कॉर्नर पॉइंट में से किस पॉइंट पे आपको
मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये 4 पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट, 1 बाय 1 पुट करो, देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें। ठीक है, 10 0 10 5 0 5 0 0। So what is the minimum value that you can get? नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम भी लगा सकते हैं एक वेरिएबल में ला के। वैसे देखें तो अगर हम x को 0 रखते हैं, सो -5y + 10, तो 5y बिटवीन 0 to -15 है ना, इस तरह से होगा। एंड अगर मैं इस तरह सॉल्व किया आप लोगों ने, बताइए क्या आया। 10 मिनिमम है, यहाँ तो -15 भी आ जा रहा है, चेक करो। जैसे 0 0 के करस्पॉन्डिंग हमें 10 मिलेगा, 10 0 के करस्पॉन्डिंग 50 मिल गया, 0 5 के करस्पॉन्डिंग -15 नहीं मिल गया, एंड 10 5 के करस्पॉन्डिंग 40 -25 + 10, तो 50 -25 25, तो -15 मुझे मिनिमम मिल रहा है जी, चेक कीजिए, है ना। सो -15 इज द मिनिमम वन। ठीक है, आपको 4 कॉर्नर पॉइंट है, 0 0 10 0 10 5 0 5। तो इन चारों कॉर्नर पॉइंट को 1 बाय 1 यहाँ पुट करना है, और जिस पे स्मॉलेस्ट है ना, किसी एक पॉइंट पे ही, मतलब जिस पे स्मॉलेस्ट आएगी वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, जिस पे लार्जेस्ट आएगी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये देखिए सिंपल फॉर्मूला, इसमें तो कुछ खास है नहीं। तो 36, ये सिंपल फॉर्मूला है जी, बताइए। ये कह रहा है to draw a sample of size n using a without replacement scheme from a finite population u1 u2 un of size n, and the first unit is chosen using pps। ठीक है, so the first unit is chosen using pps scheme, and the remaining n-1 unit are drawing using simple random sample without replacement। ठीक है, so first unit ना probability proportion to sample, and second है simple random sample without replacement, then the probability that unit 2 is included in the sample। तो सिंपल फॉर्मूला है, लगाइए इसको, बताइए मुझे क्या आएगा। ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला है ना ये।
फोर्थ आ रहा है आपका, ओके। तो बताइए जी, तो इसमें क्या होगा एक्चुअली, या तो दो तरीका है, जैसे ये है, इसने कहा है कि पहला यूनिट जो आप सेलेक्ट करेंगे वो इस स्कीम के अंदर, तो जैसे दो केसेस हैं इसमें, ये बोला है ना कि U2 इज इंक्लूडेड इन सैंपल, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ एक्चुअली कि या तो पहली बार में U2 सेलेक्ट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P2, है ना, या पहली बार में सेलेक्ट नहीं हुआ, एंड तो पहली बार में सेलेक्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट में सेलेक्ट होने का क्या चांस है, अच्छा मुझे सेलेक्ट करना ही होगा, है ना, बाकी जो N-1 है उसमें से सेलेक्ट करना ही होगा हमें, ऐसा कुछ होगा जी। सो पहले हमने फर्स्ट में मान लो नहीं आया, अब फर्स्ट है ना, P2 इज सेलेक्टेड इन द फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट में ही U2 आ गया, या फर्स्ट यूनिट में U2 नहीं आया तो नेक्स्ट में क्या होगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, है ना। सो तो बाकी हमें विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, तो U2 तो बाहर हो चुका है, तो इसका क्या मतलब है, बचे कितने यूनिट है हमारे पास, N-1, क्योंकि U2 है ना बाहर हो गया, फर्स्ट में U2 नहीं आया, ठीक है ना, तो बाहर हो गया, बचा N-1, अब उसमें से U2 आने का क्या चांस है, मतलब कोई एक बाहर हो गया ना, तो N-1 क्यों बचा, क्योंकि पहला यूनिट कुछ ना कुछ तो रहा होगा, मतलब पहला जो सैंपल ड्रॉ किया, सो फर्स्ट यूनिट कोई ना कोई रहा होगा, वो बाहर हो गया, अब सेकेंड में U2 को आना है, तो U2 इज वन अमॉन्ग N-1 सैंपल साइज ना, सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसा कुछ होगा जी। सो N-1 पॉसिबिलिटीज है आउट ऑफ N-1, इसको ओपन करो क्या आएगा, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो N-1 मैं P2 को एक साथ ला रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -P2 इंटू N-1 मतलब ये इसको मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख दिया, अब इसमें LCM ले लो, P2 को कॉमन ले लो, तो एक मिनट, तो यहाँ से क्या आएगा, N-1 P2 कॉमन निकाल लो, क्या ऐसा आएगा, P2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस, तो 1 1 कैंसिल, ऐसा कुछ आ जाएगा जी, तो ठीक है फिर, हाँ यही आ जाएगा फोर्थ वाला। देखो जी 35, सो 35 इज सेइंग
कि x1 x2 xn जो आपके पास है, दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ, आपको ये दे रखा है 2 इंटू थीटा माइनस एक्स अपॉन थीटा स्क्वायर वेर एक्स बिटवीन 0 एंड थीटा, और x bar with the sample mean x n nth order statistic which is the following statement is correct. तो आपको sufficient unbiased निकालना है ना, so we have to check कि sufficient estimator क्या है, unbiased estimator क्या है. तो sufficient एक ही होगा ना, sufficient और unbiased. निकालिए जी. तो कई सारे तरीका है ना, अनबायस्ड चेक करना आसान लग रहा था, अनबायस्ड चेक कर लो पहले. तो उसके लिए ई एक्स निकालना पड़ेगा हमें, है ना. तो यहाँ से अगर आप ई एक्स निकालेंगे तो कैसा आएगा जी, एक्स इंटू 2 इंटू थीटा माइनस एक्स अपॉन थीटा स्क्वायर डी एक्स 0 टू थीटा. कैन यू इंटीग्रेट कि ई एक्स क्या आएगा. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 अपॉन थीटा स्क्वायर बाहर 0 से थीटा, तो एक्स को इनसाइड शिफ्ट कर देते हैं, थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ही बचेगा. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, तो थीटा बाई आई थिंक यहाँ से 3 आ जाएगा. देखिए थीटा बाई 3 आ गया. तो इससे क्या समझ आया, तो हम लोग ये जानते हैं ना कि ई ऑफ एक्स बार पॉपुलेशन मीन वही हो जा जो होता है जो ई ऑफ x1 होगा. x1 मतलब फर्स्ट यूनिट है ना, मतलब फर्स्ट रैंडम वेरिएबल जो है सैंपल में. तो ये आ जाएगा, दिस इज थीटा बाई 3. तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x बार इज थीटा. क्या ये कैलकुलेशन ठीक है, एक बार चेक कर लो. सो x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ. तो आपको पूछ रहा है कि अनबायस्ड है ना, तो मैं अनबायस्ड ही पहले चेक करने की कोशिश कर रहा था. तो यहाँ से ये समझ आ रहा है 3x बार अनबायस्ड है. आप लोग चेक करके बताओ सही है गलत है. सो यस यस एम एल इज सफिशियंट, आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. एम एल निकाल लीजिए इसका, एम एल से भी काम हो सकता है. एम एल कितना आएगा, तो एम एल भी निकाल कर देख सकते हैं. जनरली बुक में कुछ जगह देखा मैंने अंडर सम रेगुलरिटी कंडीशन लिखा रहता है, बट कुछ जगह डायरेक्टली लिखा रहता है एम एल इज सफिशियंट. ये चीज़ है. ये कैलकुलेशन ठीक है, ओके है ना. तो ये तो अभी के लिए ये आ गया, अगर ऐसा है तो बाकी भी आप चेक करके देखिए. फैक्टराइजेशन थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाएंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा नहीं, है ना. यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n थीटा की पावर 2n प्रोडक्ट थीटा माइनस एक्स आई, है ना, और इंडिकेटर फंक्शन आ जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू एच एक्स आई, तो मैक्सिमम ऑफ ईच एक्स आई. तो अकेला एक्स एन तो सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है. तो एक्स एन अकेला सफिशिएंट नहीं होगा. और आई थिंक एक्स एन अब यहाँ पे है ना, आप ये देख लो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकालो, थीटा नहीं आएगा. तो आप जानते हो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ का डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते होंगे. सो अप्लाई पीडीएफ, तो ये भी आई थिंक आउट हो जाएगा, ये भी सफिशिएंट नहीं हो पाएगा. तो ठीक है, थर्ड वाला सही है. थर्टी फोर देखिए, एक्स वाई भी द इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल मीन 1 बाई लैम्डा एंड म्यू, है ना. तो मतलब रेट इसका
लैम्डा और म्यू है, तो एफ एक्स लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ऐसा है। ठीक है, एंड लैम्डा म्यू कह रहा है डिफरेंट है, और जेड है एक्स प्लस वाई। तो अगर दोनों इक्वल होता तो सम ऑफ, है ना, आई आई डी एक्सपोनेंशियल लैम्डा गामा होता है, बट यहाँ ऐसा तो है नहीं। तो पूछ रहा है कि बताओ पी डी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा, निकाल पाएंगे? ट्राई करके देखो पहले। डेंसिटी या तो जैकोबियन मेथड से भी जा सकते हो, सी डी एफ मेथड से भी जा सकते हो, आपके ऊपर है। ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है ना। तो एक अप्रोच है कि आप उस तरीके चलो, जेड जैसे एक्स प्लस वाई है, और मान लो यहाँ पे अभी यू ले लो फॉर एग्जांपल, यू इज जस्ट एक्स फॉर एग्जांपल। तो आप एक इस अप्रोच से जा सकते हो कि जेड वाई का आप, जेड और यू का, है ना, यू फाइंड जॉइंट एंड देन फर्दर यू फाइंड पीडीएफ ऑफ जेड। एक तो ये अप्रोच है, ठीक है, जैकोबियन मेथड से, यूजिंग जैकोबियन मेथड, है ना, तो ये लगा सकते हैं आप लोग। दूसरा तरीका है, पिछले में क्या एसी करेक्ट था जी, राजेश आप बता रहे हैं ए एन सी दोनों करेक्ट है। ए कैसे करेक्ट मिल रहा है आपको? क्या आप कह रहे हैं एक्सन सफिशिएंट है, मतलब एक्सन एमएलई है, ऐसा कह रहे हैं आप? एमएलई क्या होता है? जो मैक्सिमाइज करे। डू यू थिंक ये मैक्सिमाइज करेगा? ठीक है ना, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ, सिंगल करेक्ट है, तो दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है, ये पार्ट बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट बी में सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। एक ही सही होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है, पहला नहीं होगा। इसमें ट्राई कीजिए। दूसरा अप्रोच है कि यू स्टार्ट फाइंडिंग सी डी एफ ऑफ जेड, देन यू फाइंड पी डी एफ, है ना, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। द सेकेंड अप्रोच इज, है ना, जेड है एक्स प्लस वाई, तो यू स्टार्ट फाइंडिंग दिस, ये है, ऐसा आ जाएगा। डबल इंटीग्रेशन लगाओ इस रीजन पे, है ना, सो ओवर दिस रीजन यू अप्लाई डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट भी है ना, इंडिपेंडेंट भी है। सो सेकेंड अप्रोच इज दिस वन, तो यू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन। अब सपोर्ट क्या है इसका? सो जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका सपोर्ट है। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जेड, है ना, तो ये हो गया x प्लस वाई जेड है। तो देख लो, एक में, है ना, लिमिट होगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जेड, है ना, सो लेस देन इक्वल टू जेड है। तो मतलब है ना, मान लो वन जैसे होता है, क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ठीक है, लेस देन इक्वल टू जेड है, तो ऐसा कर लो। तो अगर आप देखोगे y x की लिमिट, है ना, या y x लिख लो, पहले y लिख लो फिर x लिख लो, तो y की लिमिट देखोगे तो 0 to z माइनस एक्स, ठीक है ना, सो एंड इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी। या अगर ऐसे लिखोगे तो प्रोजेक्शन लेंगे फिक्स करके, तो 0 to z करना पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर अ फिक्स z, फॉर अ फिक्स z, है ना, तो x, अच्छा हम तो x देख रहे हैं, तो अगर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जेड है ना, तो ये z होगा, दिस इज ऑल्सो जेड, तो हमें यहाँ लिया था, तो y 0 to z माइनस एक्स, एंड x इस केस में x जो होगा, द प्रोजेक्शन विल बी ऑन 0 to z। जरा इसको इंटीग्रेट कीजिए क्या आता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है ये शायद आसान आपको लगेगा देन दिस, ये भी कर सकते हैं, बट आई थिंक, है ना,
और तीसरा तरीका ये है कि अगर मैं, जैसे इसने कहा कि इक्वल नहीं है, ठीक है इक्वल नहीं है, बट इक्वल रख दे तो क्या होगा, तो पीडीएफ क्या होना चाहिए, गामा। अगर मैं इक्वल रखता तो क्या होगा, गामा होगा। सो सम ऑफ टू एक्सपोनेंशियल इज गामा, तो उस केस में बनता गामा टू कॉमा लैम्बडा, है ना। सो इस तरह से आता। ठीक है, तो ये गामा टू तो 1 ही हो जाएगा। जेड की पावर n-1। हाँ इस तरह से कुछ बनेगा। तो लैम्डा म्यू इक्वल रख के देखते हैं क्या बनता है। सो पहला वाला तो नहीं होगा, सम ऑफ टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल तो नहीं आएगा। सो पहला तो नहीं होगा, ठीक है। एनीवे इंटीग्रेट करके देखो जरा क्या आता है, आएगा क्या, कुछ आएगा जी, सॉल्व करके बताइए। मे भी हो सकता है ये वाला सिचुएशन मिले, कब मिलेगा ऐसा। हाँ इक्वल तो है नहीं। ठीक है ना, इससे इफेक्ट पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे हमें लैम्डा और म्यू इक्वल नहीं है, तो इसमें ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे मे बी। सो तब हम्म ठीक है, इक्वल के लिए अलग केस है, डिफरेंट के लिए अलग केस होगा। तो इक्वल वाला केस यहाँ वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना, इक्वल के लिए डिफरेंट केस होता है। तो ये यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करके इसको क्या आता है, इंटीग्रेट करो आप लोग थोड़ा और बताओ कितना आएगा।
नहीं सीडीएफ के थ्रू जाओगे तब भी कन्वोल्यूशन मेथड से ना। ठीक है, जैसे ये आता है, अगर आप सॉल्व करेंगे ना, इसको इंटीग्रेट करो ठीक से, तो इसको इंटीग्रेट करके ये आता है एक्चुअली। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पार्ट आता है, सी वाला आता है, लैम्डा म्यू अपॉन लैम्डा माइनस म्यू ई की पावर माइनस म्यू जेड माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा जेड, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आएगा सिंपल। आप किसी भी अप्रोच से जा सकते हैं, इससे जाएंगे तब भी वही आएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी होगा, पहले ज्वाइंट निकालना होगा जेड डब्ल्यू का, फिर उससे मार्जिन निकालना होगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली हमने फाइंड कर लिया। अब किसी को डाउट है तो पूछिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा। हम्म So x1, y1, x2, y2, x3, y3 are IID observation from uniform distribution on unit square है, तो बाईवेरिएट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंक कोरिलेशन बिटवीन xi एंड yi वैल्यू इज 1। तो बताना है कि रैंक कोरिलेशन बिटवीन xi yi 1 होगा। ट्राई करो, इसको ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। वन ना। सो रैंक कोरिलेशन का रेंज क्या होता है, -1 to 1 है ना। तो है ना, रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स आई वाई क्या हो सकता है, -1 to 1 ना। एंड यहाँ पे ये आपका सपोर्ट यूनिफॉर्म 0 1 है ना। तो ये है x, ये है y, दिस इज अ सपोर्ट,
तो रैंक कोरिलेशन 1 का होने का क्या मतलब है कि एक्स आई वाई आई की वैल्यू क्या होगी, मैच करेगी. सो एक्स आई एंड वाई आई आर इक्वल, इसका ये मतलब है ना. सो रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स आई एंड वाई आई वैल्यू इज 1, मतलब परफेक्टली मैचिंग है ना, ऐसा कुछ. रैंक विल मैच ना. सो रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स आई है ना, तो 1 तब होगा कि व्हेन एक्स आई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड वाई वन वाई टू वाई थ्री हैव सेम ऑर्डर. ये मतलब है ना कि प्रोबेबिलिटी जो बोला है रैंक कोरिलेशन इज 1, इसका मतलब है x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 हैव सेम ऑर्डर, है ना. तो कहने का मतलब ये है कि सपोज x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3, देन y1 विल बी लेस देन y2 लेस देन y3, ऐसा होगा, या जो भी पॉसिबिलिटीज है. तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि दे विल मैच, ये ना. क्योंकि है ना रैंक जो है 1 है, मतलब परफेक्टली रैंक्ड है. तो रैंक ऑफ वैल्यू सेम ऑर्डर में होगा, तो जिस भी ऑर्डर में होगा ना उसी ऑर्डर में ये भी होगा. कुछ आइडिया है कि नहीं, बताइए जल्दी. तो इसको सेम ऑर्डर में होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, पहले तो ये देखना है कि जो ऑर्डर x1 x2 x3 का है, मतलब x1 x2 x3 फिक्स है, तो उसी ऑर्डर में y1 y2 y3 होगा. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यही डिसाइड करना आपको. एंड दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है ना, सो एक्स वाई इंडिपेंडेंट है. सो यहाँ पे जो भी इसके टोटल कितने पॉसिबिलिटी हैं, 6, इसके भी 6 पॉसिबिलिटी है, बट आपको मैच करवाने हैं ना. तो मैच ये टोटल 6 हो सकता है, ये भी 6 हो सकता है ना. मतलब x1 x2 x3 y1 y2 y3 कैन बी अरेंज्ड इन, है ना, दिस कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज, 3 फैक्टोरियल वेज, दिस कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज. बट मैच होने के क्या चांस है, वो क्या लगता है कितने पॉसिबिलिटी मैच होने की, टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 into 6 देर आर 36 पॉसिबिलिटी, 6 इसके एंड 6 इसके, एंड वी हैव टू सी कि दोनों का ऑर्डर मैच करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो 6 ही केसेस होंगे, मतलब जैसे एक केस ये हो गया, दूसरा जिस ऑर्डर में x है, मान लो x1 मोर देन x3 मोर देन x, मतलब x के 6 ऑर्डर है ना, तो उसी ऑर्डर में y होगा. तो देयर आर 6 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 36. टोटल इनका कॉम्बिनेशन 36 हो सकता है ना, 6 into 6. बट मैच करने वाले कितने केस हैं, तो जो x है वही y है, तो एक वो हो गया, दूसरा तीसरा, तो 6 ही पॉसिबिलिटी x के अरेंजमेंट का होगा, तो करस्पॉन्डिंगली सेम y का लेना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग. तो ये आंसर 1/6 इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा. देख लो एक बारी, ठीक है. तो रैंक कोरिलेशन 1 है, इसका मतलब है कि जो रैंक ऑफ वैल्यूज है x1 x2 x3 एंड y1 y2 y परफेक्टली रैंक्ड है ना, तो वो ऑर्डर ऑफ वैल्यूज सेम रहेगी. तो टोटल 36 पॉसिबिलिटी है x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 के अरेंज होने की,
एंड देर आर 6 आउट ऑफ देम हैव सेम ऑर्डर, तो वही 6/36 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 32 में क्या कह रहा है, ये आई थिंक जेनसन्स इनइक्वालिटी या कोई इनइक्वालिटी पे दिख रहा है ये, तो नहीं, या फिर है ना मार्को, ये जो भी देखो किसी रिजल्ट पे हो जाएगा। सो एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, रियल वैल्यू रैंडम वेरिएबल, ये बता रखा है आपको कि ई ऑफ एक्स, अच्छा ये रिजल्ट है इसका मतलब कि ये बता रखा है आपको ई ऑफ एक्स इज ई ऑफ एक्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो डायरेक्ट कोई रिजल्ट है ये जो कि यूज होगा, ठीक है। बताओ जी, ये भी लास्ट क्वेश्चन ही होगा नेक्स्ट क्लास में। ट्राई करो जी, सो कल देखते हैं ना। तो अभी हमने क्या किया है, अभी अगर पेपर में देखोगे तो हमने 33 से लेके 40 तक ये क्वेश्चंस किए हैं, इसको कल करते हैं, ठीक है। तो ये हम पेपर देख रहे हैं दिसंबर 2019 वाला पेपर, ठीक है। और इसमें भी हम लोग पार्ट बी देख रहे थे। अब इसमें यूनिट वाइज नहीं, पहले क्या होता था यूनिट 1 2 3 4 लिखा होता था, नहीं लिखा था ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो बस आपको ये पता है कि जो यूनिट मतलब पार्ट बी जो है ना, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 40 है। इसमें अराउंड जो है ना 10 से 12 क्वेश्चन जो होंगे वो यूनिट 4 के होंगे, ठीक है। अराउंड हाँ 12 क्वेश्चन, 10 टू 12 क्वेश्चन यूनिट 4 के होंगे, ठीक है ना। पहले तो फिक्स होता था 49 टू 60, ठीक है ना। तो इस तरह से तो 11 क्वेश्चन होते थे ना, 12 क्वेश्चन ना, 12 क्वेश्चन अराउंड आए थे, मुझे लगता है एग्जैक्ट 12 क्वेश्चन होंगे। तो अभी हमने 33 टू 40 डिस्कस किए हैं ना, तो ये हो गया टोटल कितने 8 क्वेश्चन, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन किए, अभी 4-5 क्वेश्चन और होंगे जो कि कल देखते हैं। तो कल हम लोग ये 32 31 फिर ये हो गया 30 देन 29, आई थिंक इतना ही है ना। उसके बाद यही तो 29 से लेके, तो इसमें जो क्वेश्चन है एक्चुअली 29 से टोटल 29 से क्वेश्चन 40 जो है ये यूनिट 4 का है, ठीक है। ये वाला इसमें यूनिट 4 का है, तो हमने 33 से 40 किया है, बाकी कल करते हैं, ठीक है। तो पार्ट बी यूनिट 4 का, तो इसको कल देखते हैं आगे। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं।